बच्चों, हमने क्लास 6 की जो हिस्ट्री की हमारी बुक थी उसमें प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में पढ़ा था। जो आप लोगों की क्लास 7 की जो हिस्ट्री की बुक है इसमें हम पढ़ेंगे हमारे देश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। इस बुक में आपको आपके जो देश है उसके मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। आज का चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो है नए राजा और उनके राज्य। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब मध्यकाल की शुरुआत हुई थी लगभग 700 ईस्वी के समय के आसपास, तो उस वक्त कौन कौन से नए राजा हुए, उनके कौन कौन से राज्य क्षेत्र बने, उनका राज्य का जो प्रशासन था वो कैसा था, राजा आपस में अगर युद्ध करते थे उसके कारण क्या होते थे, और साथ में हम पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है। तो इस मैप में 7वीं से 12वीं सदी के बीच में जो जो शासन करते थे राजवंश उनको दिखाया गया है। इसको मैंने हल्का सा गोल किया हुआ है, तो आप इसमें से आराम से समझ सकते हैं कि कौन कौन से राजवंश उस वक्त प्रमुख रूप से यहाँ पर भारत में देखे गए थे। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश था। तो ये जो मुख्यतः था, जो भारत का जो मध्य वाला इलाका है, मध्य प्रदेश वाला, तो वहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। जो चौहान राजवंश था उसका राजवंश जो यहाँ पे बताया गया है वो दिल्ली से अजमेर तक का उन लोगों का शासन था। जो पाल राजवंश था उनका शासन बंगाल में था। परमार जो राजवंश था उनका भी मध्य भारत के कुछ हिस्से में शासन था। राष्ट्रकूट जो थे वो हमारे दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में राज करते थे। ऐसे ही आप यहाँ पे चोल देखेंगे, चेर देखेंगे, पांड्यन देखेंगे, जो कि हमारे दक्षिण भारत वाले भाग में राज करते थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस मैप के माध्यम से कि वो कौन कौन से राजवंश थे जो मध्यकाल में भारत में शासन करते थे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो है कि जो हमारे मुख्य राजवंश थे, जो नए राजवंश उस वक्त आए थे, वो उदय हुआ था जिनका, वो कौन से थे। तो जो नए राजवंश थे यहाँ पे जो बताया गया है कि 7वीं सदी आते आते क्या हुआ कि हमारे उस उपमहाद्वीप पर इस समय जो अलग अलग भाग थे वहाँ पर बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो थे वो सामने आ रहे थे। जो योद्धा सरदार थे और जो बड़े भूस्वामी थे वो उस वक्त देखने को मिल रहे थे। प्राचीन समय के अंत तक जो लोग थे वो अब अलग अलग ना होकर बल्कि संगठित होकर समूह बनाकर रहने लगे थे। और जब लोग संगठित होकर या समूह बनाकर रहने लगे तो उन्होंने एक गांव के रूप में, मतलब अपने को रहने के लिए एक स्थान दिया, मतलब एक गांव बना लिए, अपने समूह बनाए और उसमें गांव बना लिए। तो उनमें से ही कोई एक ऐसा परिवार भी हो सकता है जो थोड़ा सा पैसे वाला हो, कुछ ऐसा विशेष हो उसमें जो उसे दूसरों से अलग बनाता हो, चाहे वो बुद्धिमत्ता में कह लें या फिर ताकत में कह लें या फिर कुछ और हो सकता है। तो वो योद्धा सरदार या भूस्वामी बन जाते थे। तो ऐसा भी संभव था कि जो आसपास के कुछ गांव को मिलाकर, आसपास के जो गांव होते थे उसको मिलाकर, मतलब इस पूरे गांव को अगर हम देखें, मतलब ये एक गांव है, ये दूसरा है, ऐसे जो कई गांव हुआ करते थे वो सब आपस में मिलाकर एक राज्य बना लेते हों, एक राजा का क्षेत्र बना लेते हों, या इसके ऊपर एक किसी राजा का नियंत्रण होता हो इन क्षेत्रों के ऊपर। तो ये जो राजा थे इन योद्धा सरदारों या जो बड़े भूस्वामी थे उनको अपना सामंत या मातहत के रूप में रख लेते थे। ये जो सामंत या फिर मातहत होते थे वो राजा के लिए काम करते थे। जब कभी ये राजा के दरबार में जाते तो उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेके जाते थे, उपहार लेके जाते थे, और युद्ध के समय जब राजा को ज़रूरत होती तो ये सैन्य सहायता देते थे। तो ये कुछ बातें हैं उन भूस्वामियों की या योद्धा सरदारों के बारे में जो राजा के लिए कार्य किया करते थे, काम किया करते थे। जब यही सामंत जो थे वो थोड़ा अधिक सत्ता या संपत्ति हासिल कर लेते थे तो वे क्या करते थे कि खुद को ही महासामंत या जो महामंडलेश्वर हुआ करते थे वो घोषित कर देते थे। जब इनके पास थोड़ी सी संपत्ति या फिर सत्ता आ जाती थी तो खुद को ये महासामंत या फिर महामंडलेश्वर घोषित करते थे। तो जो अब ऐसा क्या होता था कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जब राजा जो था वो इनकी बातों से या फिर कार्यों से प्रभावित हो जाता था और
जो सत्ता है इनको 2-4 गाँवों की ये दे देता था, और फिर ये क्या करते थे, जो ये सामंत होते थे ये उसे लाके के महासामंत बन जाते थे, अपने को महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। और कभी कभी ये क्या करते थे कि जो इनके जो राजा होते थे, जिनके ये अधीन काम कर रहे थे, उनसे भी स्वतंत्र हो जाते थे, उनसे भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो और उस क्षेत्र के क्या बन जाते थे, ये खुद ही राजा बन जाते थे, जिस क्षेत्र का ये जो महासामंत या फिर महामंडलेश्वर बनते थे, उस क्षेत्र के खुद ही राजा बन जाते थे। तो और ऐसे नए, इस तरह से क्या होता था कि नए राजवंशों का उदय हो जाता था। अब बुक में, हमारी जो बुक है उसमें ना राष्ट्रकूटों के बारे में उदाहरण दिया हुआ है। तो इसमें कहा गया है कि जो ये राष्ट्रकूट थे वो शुरू में कर्नाटक के जो चालुक्य राजा थे, चालुक्य राजा जो कर्नाटक के थे उनके अधीन थे, उनके लिए सामंती का कार्य करते थे। पर 8वीं सदी में हुआ क्या कि राष्ट्रकूटों के जो प्रधान थे, जिनका नाम था दंती दुर्ग, तो उन्होंने चालुक्य जो अपने उनके खुद के स्वामी थे उन पर उनका विद्रोह कर दिया और उनसे युद्ध करा और उसके बाद उन्हें हरा दिया और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक अनुष्ठान करवाया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। तो एक ये बहुत बड़ा अनुष्ठान था जो ब्राह्मणों द्वारा इन्होंने संपन्न करवाया, और इस अनुष्ठान को करवाने का मतलब होता था कि यदि जो अनुष्ठान कराने वाला व्यक्ति है वो जन्म से अगर क्षत्रिय नहीं होता था तो वो इस अनुष्ठान द्वारा जो क्षत्रित्व था उसको प्राप्त कर लेता था। तो ऐसे ही जो ये दंती दुर्ग थे इन्होंने भी क्षत्रित्व प्राप्त कर लिया। इसमें उन राजवंशों के विषय में भी बताया गया है जो अपने सैन्य कौशल का इस्तेमाल करते थे और दूसरे राज्यों से युद्ध करते और नई राजशाही की स्थापना करते, जैसे कि कदम्ब, यहाँ पे बताया गया है कदम्ब मयूर शर्मण और जो गुर्जर प्रतिहार थे हरिचंद्र, उनके बारे में बताया गया है। तो जो ये कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार थे हरिचंद्र, तो ये दोनों जो थे वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के बावजूद ये क्षत्रियों की तरह युद्ध कुशल थे, बहुत अच्छे से इनमें जो युद्ध कुशलता थी वो बहुत अच्छी थी और इनकी जो नेतृत्व क्षमता थी वो भी बहुत अच्छी थी। और शस्त्र की सहायता से कदम्ब मयूर शर्मन ने कर्नाटक और जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्होंने राजस्थान में अपने राज्य की स्थापना कर ली। वहाँ पे उन्होंने अपना जो ब्राह्मणी का जो पेशा था वो तो छोड़ दिया था, उन्होंने शस्त्र उठाए और अपना जो वहाँ पर अपनी जो राज्य की स्थापना वहाँ उन लोगों ने कर ली और इस तरह मतलब अलग अलग तरीक़ों से नए राजवंशों की स्थापना हुई। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राज्यों में प्रशासन। इन नए नए राज्यों में जो राजा होते थे वो कई तरह की जो उपाधियाँ थी वो धारण करते थे, जैसे कि महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, इस तरह की जो उपाधियाँ थी ये लोग धारण करते थे। जैसे कि जो ये त्रिभुवन चक्रवर्तिन है इसका मतलब होता था कि 3 भुवनों का स्वामी। आप कह सकते हैं कि ये जो राजा थे वो स्वयं को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते थे, पर इसके साथ ही ये अपने सामंतों, किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों से बड़े अच्छे संबंध बनाकर ये लोग रखते थे, जिससे कि इनका जो राज्य है वो बिना किसी अड़चन के आराम से चलता रहे। अब किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब ये धन आएगा कहाँ से, क्योंकि अगर राज्य चलाना है, राज्य में सड़क बनानी है तो उसके लिए भी धन चाहिए, स्कूल बनाने उसके लिए धन चाहिए, मंदिर बनाने उसके लिए धन चाहिए, तो ये धन आएगा कहाँ से। तो ये जो धन होता था ये आता था कर वसूलने से या फिर राजस्व वसूली से। तो ये जो राजा होते थे वो किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से राजस्व इकट्ठा करते थे धन के रूप में। और इस बॉक्स में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ज़रा हम इसे पढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु में चोल वंश ने शासन किया और उन्होंने जो था लोगों पर अलग अलग तरह के कर लगाए थे, जिसमें कि वेट्टी कर था। वेट्टी एक कर था जो तमिलनाडु के किसानों पर मतलब लोगों पर लगाया गया था। तो ये जो वेट्टी कर था वो कैश के रूप में मतलब नकद के रूप में नहीं लिया जाता था, बल्कि उनसे लोगों से श्रम करवाया जाता था उस कर के रूप में। तो बल्कि मतलब उसमें था कि ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था और दूसरा कर था
कदमाई। ये जो कर, ये दो तरह के कर थे, एक था कि आपसे वेटी कर जो ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, और दूसरा था कदमाई। कदमाई होता था भू राजस्व के रूप में ये काम, ये कर जो था वो लिया जाता था। मकान पर छज्जा डालना हो तो भी कर लिया जाता था, ताड़ के पेड़ पर या खजूर के पेड़ पर चढ़ना हो तो सीढ़ी का इस्तेमाल करते हो तो भी कर देना पड़ता था। अगर पारिवारिक संपत्ति में आपको हिस्सा चाहिए तो भी कर देना पड़ता था। तो ये थोड़े उदाहरण हैं करों के जो चोल साम्राज्य में लगाए गए थे। तो इन करों का जो उपयोग था वो राज्य के जो राजकोष होता था, राजा का जो कोष होता था, उसको मजबूत बनाने के लिए इन करों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि राज्य में मंदिर बनाने के लिए, दुर्ग बनाने के लिए, या युद्ध में लड़ने के लिए इन करों से मिले हुए धन का जो था वो इस्तेमाल होता था। इन करों को या राजस्व की जो वसूली होती थी उसे करने के लिए जो राजा थे वो कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, जो कि उनके राज्य के ही जो प्रभावशाली परिवार के किसी व्यक्ति के को मिलता था। आपको ये पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था कि सरदार होते थे या सामंत होते, तो वैसे ही लोग थे जो गांव के प्रभावशाली लोग थे, उन्हीं लोगों को ये अधिकार मिलता था। ये अधिकारी वो लोग नियुक्त किए जाते थे राजा द्वारा, जो लोग राजस्व वसूली या फिर कर की वसूली करते थे लोगों से। तो ये जो पद होता था ये वंशानुगत चलता रहता था, यानी कि एक ही परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति इस पद पर हमेशा बना रहता था। और सेना में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई थी कि वहाँ पर भी प्रभावशाली परिवार के ही जो लोग थे वो सेना में रखे जाते थे या सेना में होते थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि राज्य का जो प्रशासन था वो कैसे चलता है। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्ति का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा में लिखे गए शब्द जो ब्राह्मणों द्वारा राजा की प्रशंसा में लिखे जाते थे। जो ब्राह्मण होते थे वो राजा को अपनी इन प्रशस्तियों के माध्यम से बहुत अधिक शूरवीर, सभी युद्धों को जीतने वाला, मतलब ये बताते थे। और कहने का अर्थ है कि राजा को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों के सामने पेश करते थे, उनका गुणगान करते थे। इसके बदले जो राजा थे उन्हें भूमि दान दिया करते थे। और इन सब बातों का जो उल्लेख है वो राजा जो थे वो ताम्रपत्र में करते थे कि, और फिर ये जो ताम्रपत्र थे वो जो ब्राह्मण था उन्हें दे दिए जाते थे। आगे इसमें दिखाया भी गया है, एक ताम्रपत्र के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ये ताम्रपत्र हुआ करते थे ये अनुदान पाने वाले को दे दिया जाता था, और जिसमें लिखा जाता था कि ये जो भूमि है वो राजा द्वारा इन ब्राह्मण को दे दी गई है। इस तरह की बातें उन ताम्रपत्रों में लिखी जाती थी। अब इस बॉक्स को हम देखते हैं तो ये जो बॉक्स है इसमें नागभट्ट की उपलब्धियों के विषय में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो नागभट्ट थे वो प्रतिहार वंश का शासक थे, प्रतिहार वंश के शासक थे। और ये जो ताम्रपत्र है वो दी गई, मतलब एक प्रशस्ति मिली है जो संस्कृत भाषा में मिली है, और ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से ये प्रशस्ति मिली है। और इस प्रशस्ति में उसके द्वारा जो किए गए काम थे उनका वर्णन किया गया है। नागभट्ट द्वारा जो काम किए गए थे उनका वर्णन इसमें किया गया है। इसमें कहा गया है कि उसने, मतलब कि नागभट्ट ने, जब वो राजकुमार ही थे तो उसने आंध्र, सिंध, विदर्भ और कलिंग के राजाओं को हरा दिया था, और इसके साथ ही जो कन्नौज के शासक थे उनको भी हरा दिया गया था। तो ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में बताई गई हैं नागभट्ट के बारे में। इसके बाद है कि 12वीं शताब्दी में कल्हड़ ने संस्कृत का एक काव्य की रचना की जिसमें उन्होंने कश्मीर के जो राजा थे उनके इतिहास के बारे में लिखा है। और इस काव्य को लिखने के लिए कल्हड़ ने अनेक चीज़ों को स्रोत बनाया। उसने बहुत लोगों से पूछा जो वहाँ उस समय प्रत्यक्षदर्शी थे, यानी कि वे लोग जो उन राजाओं के समय जीवित थे जिनके बारे में कल्हड़ लिख रहे हैं। शिलालेखों की खूब उन्होंने पढ़ाई, मतलब शिलालेखों को पढ़ा, दस्तावेज़ों को ढूंढा, और उन सब चीज़ों को जोड़कर एकत्र कर उन्होंने एक संस्कृत काव्य की रचना की जिसे राज तरंगिणी बोला जाता है। और वो कश्मीर के जो राजा थे उनके बारे में लिखा गया था।
अब इस जो काव्य था उसमें कल्हड़ ने जो कश्मीर के शासक थे और उनकी नीतियों को, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों, उन सब को अपनी उस काव्य में लिखा गया है। अब आगे बताया गया है कि धन के लिए युद्ध के बारे में। यहाँ पर बताया गया है कि जो राजा होते थे वो धन के लिए युद्ध किया करते थे। वो अपने आसपास के जो क्षेत्र थे, वहाँ के जो छोटे राजा होते थे उनसे युद्ध करते थे और उस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश करते थे। अब यहाँ इसमें ये भी कहा गया है कि जब वो उस क्षेत्र को के राजा को हरा देते थे तो उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लेते और अपने राज्य में उस क्षेत्र को मिला देते थे। या कई बार ऐसा भी होता था कि अगर कोई राजा, नगर या क्षेत्र अपनी किसी विशेषता के कारण बहुत महत्वपूर्ण होता तो उस पर अक्सर किसी न किसी जो शासक था उसके द्वारा आक्रमण लगभग हमेशा किए जाते थे, जिससे उस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर उन लोगों का कब्जा हो सके। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था कन्नौज का, कन्नौज नगर का, जो कि गंगा घाटी के निकट था। तो ये जो क्षेत्र था ये बहुत ज़्यादा संपन्न क्षेत्र था और ये संसाधनों से परिपूर्ण था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध थे, तो हर कोई राजा यहाँ पर शासन करना चाहता था, इस क्षेत्र को अपने अधिकार पर लेना चाहता था। तो इन राजाओं में सबसे प्रमुख जो राजा थे जो कन्नौज को अपने अधिकार में लेना चाहते थे वो थे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के राजा, और इनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था कन्नौज को लेकर। तो क्योंकि इस लड़ाई में जो 3 पक्ष प्रमुख थे तो इसीलिए इतिहासकार जो थे उन्होंने इस युद्ध को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया, जो तीनों राजवंश द्वारा एक ही क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए लगातार किया जा रहा था। राजा स्वयं की सत्ता और संसाधनों का जो प्रदर्शन हुआ करते थे वो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवा के करते थे और इन मंदिरों को अनेक बहुमूल्य धातुओं से या पैसों से संपन्न बना देते थे। ये मंदिर जो होते थे वो किसी भी राजा की संपन्नता का प्रतीक होते थे। युद्ध के समय जो बाहरी शासक होते थे वो भी इन मंदिरों पर सबसे पहले आक्रमण करते थे और इन मंदिरों को लूट लिया जाता था। यहाँ पर एक अफ़गानिस्तान के एक शासक जिनका नाम था महमूद गजनी, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया, जिसने 997 से 1030 तक शासन किया था। उसे जब पता चला कि भारत जो है वो बहुत ही समृद्धशाली देश है तो उसने भारत पर हमला करने की सोची और उसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण भी किया और यहाँ की धन संपदा को लूटा। उसने भारत के जो मंदिर थे उनको भी अपना निशाना बनाया। उसने भारत के जो सबसे प्रमुख मंदिर गुजरात का था उस वक्त, सोमनाथ का मंदिर, उस पर सबसे बड़ा आक्रमण किया था और वो जो सोमनाथ का मंदिर था वो बहुत ही ज़्यादा उसमें संपत्ति थी, तो उसने उसकी संपत्ति को खूब लूटा और उस धन का जो इस्तेमाल था वो अपनी भव्य राजधानी बनाने के लिए उस धन का इस्तेमाल किया। अब सुल्तान जो महमूद था उसका एक अल बरूनी नाम का एक विद्वान उसके दरबार में था। तो जो ये अल बरूनी था उसको सुल्तान ने भारत के विषय में लिखने का काम दिया कि आप एक किताब लिखो भारत के विषय में, मेरी जीतों के बारे में। तो अल बरूनी ने अरबी भाषा में किताब अल हिंद करके एक किताब लिखी जिसमें उसने भारत तथा महमूद द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों के बारे में लिखा। उस समय यहाँ पर चौहान राजा भी हुआ करते थे, चौहान राजा हुआ करते थे जिन्हें बाद में चौहान कहा जाने लगा। तो ये चौहान शासक थे वो दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में शासन किया करते थे। ये लोग भी अपने राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे, तो इन्होंने सबसे पहले पश्चिम की ओर जहाँ पर चालुक्य राजा थे वहाँ इन्होंने लड़ाई करी, उस राजा से, चालुक्य राजा से इन्होंने युद्ध किया। और पूर्व में आज का जो उत्तर प्रदेश वाला जो हिस्सा है, जो क्षेत्र है, वहाँ पर गढ़ वालों से युद्ध करना पड़ा। तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रसिद्ध जो चौहान शासक थे उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। सबसे महत्वपूर्ण राजा थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। तो इन्होंने मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था जो अफ़गान के शासक थे 1191 में, और इस पहले युद्ध में तो उन्होंने जो ये मोहम्मद गौरी था उसको हरा दिया था। लेकिन दूसरी बार इन्होंने अगले ही साल
1192 में फिर से ही मोहम्मद गौरी से युद्ध किया, लेकिन वो स्वयं उस युद्ध में हार गए थे। अब इसके बाद यहाँ पे दिया गया है चोल राज्य के बारे में। ये जो चोल राज्य है उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो साम्राज्य है ये पूरा का पूरा, इसकी दक्षिण भारत वाला जो हिस्सा है वो अधिकतर चोल राज्य के ही आधिपत्य में था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जैसे किसी राजा का एक बड़ा राज्य होता था जिस पर वो राज करता था, उस राज्य के अंदर जो थे वो अलग अलग क्षेत्र हुआ करते थे। तो इन क्षेत्रों के मतलब इन गाँवों के जो महत्वपूर्ण परिवार होते थे वो राजा के लिए सामंती किया करते थे, और वे ही इस क्षेत्र की देख रेख करते थे और राजा जो भी कहता उसके अनुसार वो काम करते थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि कावेरी डेल्टा, मतलब कि ये वाला हिस्सा आप समझ लीजिए कि कावेरी डेल्टा ये वाला हिस्सा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि मुट्रियार नाम का एक प्रसिद्ध मुखिया, माना कि ये वाला है कावेरी डेल्टा वाला इलाका, तो यहाँ पर मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध जो मुखिया परिवार था उसकी सत्ता यहाँ पर थी। और ये जो मुट्रियार थे वो कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके सामंत थे, पल्लव राजा के सामंत थे ये मुट्रियार। इसके बाद इसमें क्या था कि ऐसे ही एक उरियार क्षेत्र था, ये माना कि उरियार क्षेत्र है। तो इस उरियार क्षेत्र पर ये जो यहाँ पर उरियार क्षेत्र पर जो चोल वंश जो था वो यहाँ पर सामंती करते थे, चोल वंश के लोग यहाँ पर सामंत थे। और ये जो चोल वंश परिवार के जो थे वो उन्होंने क्या किया, चोल वंश का जो परिवार था उन्होंने मुट्रियारों पर हमला कर दिया, यहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया और उन्हें हराकर जो कावेरी डेल्टा वाला इलाका था उसको अपने क्षेत्र में ले लिया और वहाँ तंजावुर जो शहर था उसकी स्थापना करी और साथ में निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी वहाँ पर बनवाया। फिर उन्होंने क्या किया, क्योंकि जैसे उन्हें पता था कि आपने पहले भी पढ़ा है कि जो शासक थे वो अपनी सत्ता का जो प्रदर्शन थे वो मंदिरों का निर्माण करने से करते थे, तो ऐसे ही विजयालय ने भी वही किया। उसने एक बहुत बड़ा सा मंदिर बनाया, निशुंभ देवी मंदिर, और साथ में निशुंभ सूदनी देवी मंदिर बनवाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक और शहर भी उन्होंने बनाया, तंजावुर शहर, आप यहाँ पे देख सकते हैं तंजावुर शहर भी उनके द्वारा बनाया गया। तो ऐसे ही जो विजयालय के उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी अपने जो पड़ोसी राज्य थे उन्हें जीतना शुरू कर दिया और अपने राज्य का जो क्षेत्रफल था और शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा दिया, और धीरे धीरे ऐसा करते करते उन्होंने पूरे ही दक्षिण भारत वाले इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। और इस तरह से चोल वंश की स्थापना दक्षिण भारत वाले पूरे जगह पर हो गई। उनके द्वारा जो पांड्यन थे, पल्लव थे, ये सब भी राज्य जीत लिए गए। सबसे शक्तिशाली जो थे इस वक्त चोल शासकों में, इनका नाम था राजराजा प्रथम। राजराजा जो प्रथम थे वो सबसे शक्तिशाली चोल शासक उन्हें कहा जाता है। तो राजराजा जो प्रथम थे उन्होंने कई राजाओं को युद्ध में हराया और अपने राज्य का विस्तार किया। उसके पुत्र थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम। जो राजेंद्र प्रथम थे वो भी उन्हीं की तरह शक्तिशाली थे और उन्होंने भी राजराजा प्रथम की तरह ही अपने आसपास के राजाओं को हराना शुरू कर दिया था। और साथ में उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किए। और इन अभियानों को, क्योंकि ये सारे जो देश थे वो समुद्र को पार करने के लिए पार करके ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता था, तो इन्होंने इन अभियानों के लिए जल सेना भी बनाई। अब जो चोल शासक थे उन्होंने, जो चोल राजा थे या चोल शासक थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर का भी निर्माण कराया, जिनमें जो राजराज प्रथम हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गगईकोंड चोलपुरम के जो बड़े बड़े मंदिर उन्होंने बनाए थे और मूर्ति कला वहाँ पे मतलब जो मूर्ति कला थी वो वहाँ पर बनाई गई थी। तो चोल जो मंदिर थे उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हुआ करती थी इन चोल मंदिरों में। तो क्योंकि कई जो शासक और अन्य जो संपत्ति वाले लोग थे इन मंदिरों को भूमि दान में देते थे। इन मंदिरों के आसपास बस्तियां भी बनने लगी और इन बस्तियों में रहने वाले लोग क्या करते थे कि कांसे की जो मूर्तियां थी वो बनाने में बहुत ज़्यादा पारंगत होते थे। ये जो कांसे की मूर्तियां बनाई जाती थी वो बहुत अच्छी मानी जाती थी उस वक्त, और मुख्यतः ये जो प्रतिमाएं होती थी वो देवी देवताओं की बनती थी और कभी कभी जो ये मूर्तियां होती थी वो भक्तों की भी बनाई जाती थी।
जो मंदिरों को भूमि दान में दी जाती थी, उस पर जो भी उपज होती थी उससे मंदिरों के आसपास जो रहने वाले पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, माहतर, ये सब लोगों क्या करते थे, उनका भरण पोषण वहाँ पर होता था। इससे आगे चोलों के समय में कृषि और सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। अगर आपको पहले का मैप याद होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि चोल राज्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी बहती थी, कावेरी नदी। जो भी नगर या शहर नदियों के किनारे बसते हैं वहाँ पानी की कमी नहीं होती है। नदी के आसपास की जो ज़मीन होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो भी काफ़ी धनी होते हैं। तो यहाँ जो ये चोल राज्य जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा चावल की खेती की जाती थी, क्योंकि ये नदी वाला क्षेत्र था तो यहाँ पे बाढ़ आने का भी खतरा बना रहता था। तो इसीलिए बाढ़ को रोकने के लिए वहाँ पर कई तरह के काम किए गए थे, जैसे कि वहाँ पे तटबंध बनाए गए थे और खेतों तक का पानी पहुँच जाए इसीलिए नहरों का भी निर्माण किया गया था। जो चोल राजा थे उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह पर कुएं खुदवाए थे। साथ में उन्होंने वर्षा की व्यवस्था, मतलब जो सिंचाई वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए बहुत बड़े बड़े सरोवर बनाए थे। साथ में उन्होंने सिंचाई व्यवस्था को सही करने के लिए भी योजनाएं बनाई थी कि किस प्रकार पानी का बंटवारा किया जाए। कृषि कार्य बहुत ही सुनियोजित प्रकार से वहाँ पर किया जाता था। जो चोल साम्राज्य था वहाँ पर किसानों की जो बस्तियाँ हुआ करती थी उसे उर कहा जाता था। और जो ये बस्तियाँ थी, इनके जो किसान यहाँ पर जो लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा संपन्न थे। सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी यहाँ पे, तो यहाँ के किसान भी संपन्न थे। किसानों की ये जो बस्तियाँ थी वो छोटे छोटे गाँव का समूह बनाती थी और उस गाँव के समूह को बोला जाता था नाडू। जो धनी भूस्वामी होते चोल राजा उन्हें मुवेंदलम या मुवेंदवेलन या फिर उन्हें अरियार जैसी उपाधियाँ दिया करते थे। तो और ये अपने दरबार में कुछ इन्हें महत्वपूर्ण पद भी दे दिया करते थे राजा, जिनसे कि जनता को लगता कि जो उनका जो वैल्यू है वो भी इम्पोर्टेंट है करके राजकाज में। तो राजा बड़ा महत्व देते थे इन भूस्वामियों को। राजा या जो बड़े भूस्वामी हुआ करते थे वो समय समय पर जो ब्राह्मण थे उन्हें भूमि दान भी दिया करते थे, जिसे ब्रह्मदेय कहा जाता है। जो ये जो बड़े भूस्वामी और जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी भूमियाँ, तो वो वहाँ पर मतलब जो कावेरी घाटी वाला जो इलाका था वहाँ पर बस गई थी। तो इन ब्रह्म भूमियों की देखरेख करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पूरी ब्राह्मण बस्तियाँ बन चुकी थी, तो इन ब्राह्मण बस्तियों की देखरेख करने के लिए, उन भूमियों की देखरेख करने के लिए जो ब्राह्मण थे उन्होंने एक सभा बनाई। और शहरों के जो प्रशासनिक कार्य होते थे वो उसे नगरम द्वारा किया जाता था। नगरम का मतलब होता है कि व्यापारियों का संघ जो होता है उसे नगरम कहा जाता है। आगे बताया गया है कि तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले से एक अभिलेख मिला है वहाँ पर। और इसमें ब्राह्मणों की सभा का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि इन सभाओं द्वारा हर एक कार्य के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। जैसे कि अगर सिंचाई का कामकाज देखना है तो उसके लिए अलग समिति होती थी, बाग बगीचों की देखरेख के लिए अलग समिति बनाई जाती थी, मंदिर की देखरेख के लिए अलग से अलग समितियाँ बनाई जाती थी। और इन समितियों का सदस्य बनने के लिए लॉटरी सिस्टम जैसा कुछ वहाँ पे किया जाता था। एक रूल होता था लॉटरी सिस्टम जैसा, जिसमें इच्छुक व्यक्ति जो थे वो अपना नाम देते थे। तालपत्र के छोटे टिकटों पर उनके नाम लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में उन नामों को रख दिया जाता था। और एक कोई भी छोटे लड़के से उनके नाम निकालने के लिए कहा जाता था। और इस तरह से जो लोग थे वो वहाँ पर उस समिति के सदस्य बन जाते थे। अब आगे यहाँ पे दिखा है अभिलेख और लिखित सामग्री के बारे में। तो यहाँ पर एक अभिलेख के अनुसार इसमें बताया गया था कि जो सभा के सदस्य के लिए जो इच्छुक व्यक्ति होते थे तो उनके पास भूमि ज़रूर होनी चाहिए, या फिर उन्होंने कभी भू राजस्व का काम किया हो, ये भी वहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा जाता था कि ये व्यक्ति ही समिति का अध्यक्ष बन सकता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए और उनकी जो उम्र होती थी वो 35 से 70
के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए और जो प्रशासनिक मामले थे उनकी जानकारी बहुत अच्छी उनके पास होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। और साथ में यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा हो, वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो इस तरह से कुछ नियम वहाँ पे बनाए गए थे उन लोगों के लिए जो समिति के सदस्य बनना चाहते थे। अब लास्ट में यहाँ पे चीन के बारे में कहा गया है। तो चीन के बारे में यहाँ पे बताया गया है और ये उस समय की बात है जब यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोलों का समय था भारत में। तो यहाँ पे चीन में उस वक्त क्या था, तो कहते हैं कि तांग राजवंश का साम्राज्य चीन में स्थापित था उस वक्त, जो करीब 7वीं से 10वीं सदी तक था। तो इसकी राजधानी जो थी उसका नाम था शियान। और दुनिया में अलग अलग जगह से, मतलब कि तुर्की, ईरान, भारतीय, जापानी, कोरियाई, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए शियान आते थे। जो तांग साम्राज्य था उसमें जो लोग थे, नौकरशाही थी, उनकी जो नियुक्ति थी, जो अफसर थे वहाँ पर, अधिकारी जो वर्ग थे, उनकी जो नियुक्ति होती थी वो परीक्षा के माध्यम से की जाती थी। और जो भी व्यक्ति जो अफसर बनना चाहता था वो इन परीक्षाओं को दे सकता था। जो भी व्यक्ति इच्छुक हो वो इन परीक्षाओं में बैठ सकता था। और ये जो अफसरों के इस चयन की जो प्रक्रिया थी या व्यवस्था थी वो 1911 तक ऐसी रही और उसके बाद थोड़े बहुत बदलाव उसमें किए गए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।